हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज हम लोग थोड़ा मार्केट एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि इस इंडस्ट्री का स्कोप क्या है। ओके, कुछ की फाइनेंशियल फिगर्स देखेंगे। ओके, जैसा हमने लास्ट कंपनी के साथ भी देखा था, हम लोग कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ही देखेंगे जस्ट टू सी इफ द कंपनी इज गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन और नॉट। ओके, हम सिर्फ उतना समझेंगे। देन वी विल सी दी Q2 अपडेट डॉक्यूमेंट एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो Q2 का रिजल्ट था वो कैसा रहा, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं हम उसके बारे में देखेंगे। एंड सीखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसके लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड देन एक कंप्लीट पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट एनालिसिस में जाने के पहले एक बार हम लोग रिकैप कर लेते कि हमने अभी तक क्या क्या समझा था, बहुत ही शॉर्ट और क्विक वे में। ओके, हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा था, जिसमें कि हमने देखा था बेसिकली कंपनी चार वर्टिकल में अपना बिजनेस करती है। दैट इज पेमेंट्स, टेलीमैटिक्स, लोड्स एंड व्हीकल फाइनेंसिंग। ओके, पेमेंट के अंदर टोलिंग एंड फ्यूलिंग आता है, जिसमें कि जैसे आपको याद होगा, टोलिंग में दे प्रोवाइड फास्टैग विच इज पार्टनर्ड बाय अ बैंक। ओके, एंड फ्यूलिंग में दे पार्टनर्ड विद द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द फ्यूल कार्ड। ओके, जिससे कि उन्हें बहुत अच्छे कैशबैक्स मिलते हैं। ओके, देन टेलीमेटिक्स के अंदर जीपीएस एंड फ्यूल सेंसर आता है। ओके, जीपीएस में जैसा कि आपको याद होगा कि यू कैन ट्रैक योर व्हीकल। ओके, देन और भी एडिशनल काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि जीपीएस के अंडर आती हैं। देन वी ऑल्सो हैव फ्यूल सेंसर। ओके, जिससे कि कुछ स्पिलेज या कुछ भी इस तरीके का जो थेफ्ट की जो भी चीज़ें, थेफ्ट का जो भी प्रॉब्लम रहता है वो आपको नहीं आएगा। सो फॉर दैट वी हैड फ्यूल सेंसर्स। ओके, देन लिस्टिंग मार्केट प्लेस अंडर लोड्स। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जहाँ पे जो भी ट्रकर्स है एंड जो भी शिपर्स है, दे बोथ कैन मीट एंड दे कैन डिसाइड एंड एग्री ऑन अ प्राइस एंड देन दे कैन मूव अहेड फ्रॉम देयर। ओके, उसके साथ ही एक और सेगमेंट है जो कि फ्रेट ब्रोकरेज बाय ब्लैक बक इटसेल्फ। तो इसमें वो लोग खुद ही एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं, लाइक फ्रॉम पिकिंग अप द ऑर्डर टू डिलीवरिंग द ऑर्डर, वो लोग ये पूरा मैनेज करते हैं। ओके, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर लोड। देन इज व्हीकल फाइनेंसिंग। सो इफ यू रिमेंबर कि इनके इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी जो ट्रकर्स हैं, ओके, उनका एक प्रोफाइल बनता है। ओके, प्रोफाइल इन द सेंस कि वो कितने अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, कितने अच्छे से अपना पेमेंट कर रहे हैं, कहीं पे कुछ उनके एक्शंस जो है वो मिस्चीवियस तो नहीं है। वो सब के बेसिस पे एक वो लोग एक प्रोफाइल बनाते हैं। एंड देन अगर उस कस्टमर को लोन चाहिए कोई सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदने के लिए, देन दे प्रोवाइड द फाइनेंसिंग फॉर दैट। ओके, जो फाइनेंसिंग है वो स्पेसिफिकली सेकेंड हैंड या यूज्ड व्हीकल के लिए वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि एक क्रेडिबल इंसान को ही वो लोन जा रहा है, जो जिसके डिफॉल्ट करने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके, इस बेसिस पे वो लोग व्हीकल फाइनेंसिंग का भी ऑप्शन देते हैं। ओके, देन हमने ये भी समझा था कि उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, मतलब वो लोग पैसे जो कमाते हैं वो तीन तरीके से कमाते हैं। दैट इज कमीशन इनकम, सब्सक्रिप्शन फी एंड सर्विस फी। ओके, इसके डिटेल्स जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। वी विल नाउ मूव टू दी मार्केट एनालिसिस। ओके, हम लोग मार्केट एनालिसिस क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भले ही कंपनी अभी तक कितने भी अच्छे रेट से ग्रो करते आई हो, ओके, हमें ये पता रहना चाहिए या ये हमारे माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि क्या कंपनी का आगे ग्रो करने का स्कोप है या नहीं। ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट कंपनी। ओके, मतलब कि कंपनी तो अपनी तरफ से पूरा जो भी कुछ वो अभी तक करते आई है या जो उनका बिजनेस मॉडल है वो एग्जीक्यूट करेगी, जो भी कुछ बिजनेसेस हैं वो उसको आगे लेके जाएगी, केपेक्स करेगी, सो ऑल दोस थिंग्स आर ओके। लेकिन क्या वो इंडस्ट्री ही उतनी बड़ी है कि ये कंपनी ग्रो करे उस इंडस्ट्री में? ओके, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर रही होगी तो ये कंपनी किस तरीके से आगे ग्रो करेगी? मतलब मार्केट ही नहीं है तो मार्केट कैप्चर कैसे होगा? ओके, इसलिए मार्केट एनालिसिस करना है, एक पर्सपेक्टिव बनाना कि हाँ, ये जो इंडस्ट्री है ये अगले 3-4 साल में इतने परसेंट से ग्रो करने वाली है, या ये एक विजिबिलिटी है जो कि हम लोग आज की चीज को देख के फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
वो हम लोग देखते हैं। ओके, सो चलिए ये पर्टिकुलर ट्रक इंडस्ट्री के लिए मार्केट एनालाइज करते हैं। सो ये जो भी डेटा मैं आज शो कर रहा हूँ वो मैंने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में से निकाला है। ओके, द सेम एनुअल रिपोर्ट दैट आई हैव शोन यू इन द लास्ट वीडियो। ओके, उसी में से मैंने सारे की पॉइंट्स जो भी ग्रोथ ड्राइवर्स कंपनी ने उसमें बताए हैं उसको थोड़ा समराइज करके पॉइंट वाइज लिखा है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल जैसे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि इस तरीके से कंपनी कहीं मेंशन करती है अलग अलग सेगमेंट्स में कि व्हाट अकॉर्डिंग टू देम कुड बी द ग्रोथ फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ओके, सो इफ वी सी, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में टोटल ट्रक ऑपरेटर्स है कितने। ओके, सो देयर आर 3.5 to 4 मिलियन ट्रक ऑपरेटर्स। सो दिस इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, सीइंग दैट कि ये सिर्फ आज के नंबर्स हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ये नंबर्स और बढ़ेंगे। ओके, देन रोड ट्रांसपोर्ट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक्स। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री को अगर डेवलप्ड बनना है सो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर दे शुड हैव द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वेरी गुड। ओके, इसलिए आप लोग ने देखा हो कि जो नितिन गडकरी जी हैं वो इतना एम्फोसाइज करते हैं जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर। और जैसे आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र तो यहाँ पे इतने सारे जो हाईवेज हैं, इनफैक्ट अभी मुंबई पुणे हाईवे के बीच का भी जो टाइम है जस्ट टू रिड्यूस इट बाई 30-40 मिनट्स। ओके, देन समृद्धि महामार्ग है। सो इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर ऑल एम्ड टूवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ओके, एंड फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन इज द की। ओके, जो भी सामान है, जो भी ट्रक्स पे लोड होके जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है that becomes very important and that's why we call it as a backbone. Okay, then trucking handles 60 to 65% of India's freight movement. Okay, so जो भी कुछ logistics का movement है, okay, वो 60 to 65% are handled by the truck. Okay, then एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप सभी को पता होगा कि फास्ट टैग हर एक व्हीकल के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जो फास्ट टैग का ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड है with the number of trucks that are going to increase in future. Okay, and then जो एक बार फास्टैग लग गया उसके ऊपर जो रिकरिंग फीस है वो तो ऑब्वियसली रहेगी ही। ओके, देन जो बाकी के भी सेगमेंट्स इस कंपनी के, दैट इज फ्यूल, टोल, लोड्स एंड ट्रैकिंग, ये सभी डेली यूज होने वाली चीजें हैं। ओके, एंड इनका फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल की बात करते हैं, सो आपको फ्यूल थोड़े थोड़े टाइम में भराना ही है। ओके, उसका स्पिलेज, उसका थेफ्ट है तो उसके लिए आपको फ्यूल सेंसर्स, आपको जीपीएस ट्रैकिंग, ये सभी चीजें लगनी ही लगनी है। ओके, सो जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी एंड जैसे जैसे जो रेगुलेशंस है वो चेंज होते जाएंगे या जो टाइट होते जाएंगे वैसे वैसे ये जो कंपनी है उसको बेनिफिट होगा। ओके, सो अगेन नाउ इफ यू सी द इंडस्ट्री ग्रोथ कि ये जो पर्टिकुलर की ट्रक की इंडस्ट्री जो अपन ने बात किया था कि जो बढ़ने वाला है that is expected to grow by 8 to 9% CAGR till FY 2028। मतलब हर साल 8 से 9% वो बढ़ेगा। ओके, सो यू सी द मार्केट इज ह्यूज, बहुत ज्यादा इमेंस पोटेंशियल है। ओके, एंड देर आर प्लेयर्स हु आर इनटू दिस इंडस्ट्री। ओके, बट द वे द ब्लैकबैक इज डूइंग वो ज्यादा कंपनीज उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर रही हैं। ओके, सो इफ यू सी दे आर ब्रिंगिंग द होलिस्टिक पिक्चर, एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन वो लेकर आ रहे हैं बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, सो देन एज यू सी ये जो ग्रोथ, ये जो 8-9% का कैगर है ये किस चीज के बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया दैट इज लाइक 6.5% वी आर अज्यूमिंग अराउंड दैट। ओके, जो भी राइजिंग कंजप्शन है, अपना जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, वी ऑल नो कि अगर हमारे कंट्री को डेवलप कंट्री बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड फॉर दैट वी नीड द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ओके, देन द इंफ्रास्ट्रक्चरल स्पेंड्स विल ऑल्सो प्ले अ वेरी ह्यूज रोल इन दिस। ओके, सो चलिए हमने यहाँ पे समझा कि ये कंपनी के लिए क्या स्कोप है आगे ग्रो करने के लिए। ओके, विच वी कैन इजिली से दैट इट इज ह्यूज। ओके, काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने का। ओके, एंड अभी हम थोड़ा आगे जाके नंबर्स देखेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि कंपनी इज right now starting to capture the
मार्केट। ओके, सो चलिए वो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू सी सम की फाइनेंशियल फिगर्स। ओके, जस्ट क्विकली हम लोग जो अपना रेडार प्लेटफॉर्म है उसमें जो की फाइनेंशियल फिगर्स है वो देखते हैं, एंड देन वी विल क्विकली मूव टू Q2 अपडेट्स। ओके ओके, सो चलिए अब कुछ की फाइनेंशियल फिगर्स देखते हैं। ओके, जब भी हम ऐसे फाइनेंशियल फिगर्स हम देखते हैं, हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम लोग इसके पास्ट के बारे में देख रहे हैं। ओके, ये जो भी कुछ अभी तक हम देख रहे हैं, दिस इज द स्टोरी जो कंपनी ने अभी तक एग्जीक्यूट करी है। ओके, सो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही रहता है कि हाँ, कंपनी ने क्या अभी तक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में ग्रो किया है कि नहीं। ओके, या जो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, दैट मीन्स इज इट गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन और नॉट। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट thing to grow any company is their sales. Okay, so we need to always see कि क्या कंपनी का सेल्स अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, एंड देन एवरीथिंग अराउंड इट। ओके, सो चलिए ब्लैक बक के की फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी दिस कंपनी इज ऑल्सो नोन एज जिंका लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ओके, इट्स बेस्ड फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका। ओके, it's a micro cap company. Okay, then let's move to क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट से स्टार्ट करें। ओके, बिकॉज देयर वी गेट टू सी की जो सेल्स ग्रोथ है वो कैसी हो रही है। सो इफ यू सी हियर रेवेन्यू, आई विल ऑल्सो शो टोटल एक्सपेंस एबिट एंड पैट। आई थिंक सो दिस विल नॉट बी शोन, या ओके। सो ओके, अभी हम अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं, सो आपको ये देखना रहता है कि क्या जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं। अपवर्ड इन द सेंस कि एक अच्छा हेल्दी उसने रन रेट मेंटेन किया है कि नहीं। ओके, सो इफ यू सी हियर लास्ट 4 क्वार्टर्स में उसमें जो एवरेज ग्रोथ ऑफ सेल्स है दैट इज अराउंड 50%। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आप ये समझिए कि कंपनी हर क्वार्टर में अपने पिछले क्वार्टर से 50% अपना सेल्स बढ़ा रही है। ओके, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। देन अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बात करी थी। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज इज व्हेन कंपनी अगर सेल्स ग्रोथ जो अपना है वो अगर X% से ग्रो कर रही है, वो परसेंट से ज्यादा अगर वो अपना प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, सो देन वी विल कॉल दैट एज दैट कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। आफ्टर दिस लेट्स गो टू परफॉर्मेंस। ओके, सो इफ वी गो टू परफॉर्मेंस, ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें ROE देखना है, एंड ROE में हमें स्पेसिफिक कुछ वैल्यू नहीं देखनी है, हमें ये देखना है कि क्या ROE ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, या क्या ROE बढ़ रहा है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर इट वाज इन 2024 इट वाज -115। ओके, एंड नाउ इट इज -6.14। सो ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ओके, नाउ हमें इस जब ये ईयर कंप्लीट होगा तब हम ROE देखेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि ROE विल बी इन पॉजिटिव। ओके, सो ये जो स्टोरीज होती हैं ये टर्न अराउंड स्टोरीज बोलते हैं इनको। टर्न अराउंड स्टोरीज क्या होती हैं, जो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है या लॉस से प्रॉफिट की जर्नी वो अभी तय कर रही है। सो अगर आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करेंगे तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि इनका जो पैट है दैट इज कमिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो चलिए नाउ वी विल मूव टू Q2 अपडेट्स। उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ पे हमें वो डॉक्यूमेंट मिलता है। ओके, एंड देन हर पेज को हम वन बाय वन इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलिए हम लोग क्वार्टरली अपडेट डिस्कस करते हैं। ओके, बट उसके पहले लेट्स सी कि हमें ये डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली कहाँ से मिल सकता है। सो जैसा कि मैंने बोला था कि आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि आप कंपनी के वेबसाइट पर जाके भी वो अपडेट्स देख सकते हैं। सो अगर हम लोग ब्लैक बक पे जाते हैं, ओके, सो दिस वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, इन्वेस्टर रिलेशन। सो यहाँ पे अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स में जाते हैं, सो यू सी Q1 Q2 मतलब बहुत प्रॉपरली इन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। सो जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है ये बेसिकली क्वार्टरली प्रेजेंटेशन जो एक डॉक्यूमेंट वो लोग प्रिपेयर करते हैं वो हमें यहाँ पे देखने मिलती है, तो हमें Q2 का देखना है। ओके,
So you see Q2 26 अर्निंग्स प्रेजेंटेशन. सो यहाँ पे उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो भी उनके Q2 में फाइनेंशियल्स हैं और वो किस तरीके से ग्रो हुए या ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर कैसा ग्रोथ था, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है. ओके, सो चलिए अब हम लोग इसको अपने स्टाइल में वन नोट में हर एक पेज को समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो प्रेजेंटेशन में जाने के पहले हमें एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजमेंट ने इसी के बेसिस पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी है अपने प्रेजेंटेशन में. ओके, सो बेसिकली कंपनी अपने बिजनेस को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज कोर एंड देयर ग्रोथ बिजनेस. सो कोर बिजनेस वो होता है जहाँ से मोस्ट ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम. इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने अच्छे तरीके से उस पर काम किया काफ़ी टाइम से, मतलब जब से शुरुआत करी उन्होंने अपने बिजनेस की, तो वो जो दोनों वर्टिकल्स हैं दे हैव बॉट दी मोस्ट सेल्स फॉर देम. ओके, सो पेमेंट्स एंड टेलीमेटिक्स जो है ये दोनों कंपनी के कोर बिजनेसेस में आते हैं. ओके, सो अंडर पेमेंट्स एज यू नो टोलिंग एंड फ्यूलिंग आता है, एंड इन टेलीमेटिक्स जीपीएस एंड फ्यूल सेंसर आता है. द सेकेंड टाइप इज ग्रोथ बिजनेस. सो ग्रोथ बिजनेस कंपनी किसको बोलती है? जो थोड़े न्यूअर वर्टिकल्स हैं, जो अभी भी ग्रोथ फेज में है, जिसको वो लोग स्केल अप कर रहे हैं, जिसको वो लोग ऐसा बोले तो कंपनी स्टार्ट हुई थी पेमेंट एंड टेलीमेटिक्स, एंड नाउ ये जो दोनों वर्टिकल से इंट्रोड्यूस हुए, नाउ दे आर गोइंग टू देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड पिचिंग देम कि आप लोड्स पे भी आ सकते हैं, आप व्हीकल फाइनेंस भी कर सकते हैं. सो बेसिकली ग्रोथ में वी हैव लोड्स एंड वी हैव व्हीकल फाइनेंसिंग. सो दिस टू आर देयर अंडर द ग्रोथ. हम जो प्रेजेंटेशन देखेंगे आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में ही चीज़ें देखने को मिलेगी. ओके, सो विद दिस let's go to presentations page. Okay, so this is the first page of the presentation. So यहाँ पे basically कंपनी ने जो अपने की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे दिखाएं. ये पेज सिर्फ नंबर बताने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताता है कि क्या बिजनेस स्केल हो रहा है या नहीं, और स्केल के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है या नहीं. सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है रेवेन्यू और टोटल इनकम. सो विच यू कैन क्लियरली सी इट इज़ 167.2 crores फॉर दिस क्वार्टर. ओके, which is a 60% growth year on year. So business clearly expand हो रहा है. Then the next parameter is EBITDA. So here the EBITDA comes out to be 36.5 crore. Okay, and the year on year growth percent is 143%. मतलब EBITDA growth हमारी sales growth से बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट डबल से ज़्यादा है. ओके, इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल कॉस्ट पे कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है. ओके, एंड जो फिक्स कॉस्ट है वो लग चुकी है. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमें प्लेटफॉर्म बिजनेस का एक मैजिक दिखता है. ओके, जहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बहुत ही स्लो पेस पे ग्रो होती है एज द बिजनेस ग्रो. इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे. ओके, बट कीप दिस थिंग इन माइंड. देन द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज पैट नंबर विच इज 29.2 crore. ओके, जैसे हमने रडार पे भी देखा था कि उसका परसेंट नहीं दिया हुआ है बिकॉज द लास्ट क्वार्टर वाज इन माइनस, सो वी कुड नॉट कैलकुलेट द परसेंट ऑफ इट, बट पैट इज ऑन द इंक्रीजिंग साइड. देन द ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स. ओके, मतलब कितने लोगों ने प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शंस किए. सो दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 13%, विच इज नाउ 7.9 lakh. सो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू सिर्फ ओल्ड कस्टमर्स ही जनरेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो न्यू कस्टमर्स हैं वो भी ऐड कर रहे हैं. सपोज करिए अगर हमारे ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स का जो परसेंट है वो कम रहता एंड स्टिल हमारा जो सेल्स ग्रोथ है वो इतना ही हुआ रहता, दैट मीन्स आवर ओल्डर कस्टमर्स वर क्रिएटिंग मोर वैल्यू. ओके, टू गेट द सेम काइंड ऑफ रेवेन्यू. ओके, बट यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हमारे न्यू कस्टमर्स भी ऐड हुए हैं विच हैज ग्रोन दी बिजनेस. देन ऐसे यूजर्स जिन्होंने दो से ज्यादा सर्विसेज यूज करी हैं इस प्लेटफॉर्म पे, दैट हैज इंक्रीज बाय 21% ईयर ऑन ईयर एंड इट इज नाउ 4.99 lakh. सो इसका मतलब ये है कि कस्टमर स्टिकीनेस दिखाता है, मतलब कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है. एंड एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को हिट होने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए, दे विल ऑलवेज वांट देयर ओल्ड कस्टमर्स टू गेट मोर एंड मोर services so that they can generate more number of revenue from the same customer. And the last matrix is GTV payment. This means gross transaction value. इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म पे टोटल कितने वैल्यू की ट्रांजैक्शन हुई, भले वो पैसा कंपनी के पास में आया हो या नहीं.
फॉर एग्जाम्पल टोटल 1000 करोड़ की पेमेंट हुई, ओके, सो दैट इज जीटीवी, ग्रॉस ट्रांजैक्शनल वैल्यू 1000 करोड़ की हुई, लेकिन कंपनी सिर्फ 2% उसका कमीशन लेती है, ओके, सो देन कंपनीज रेवेन्यू विल बी 20 करोड़, ओके. In our case, the GTV is 6778 crore, okay, and if you can see, the revenue was 167.2 crore, okay. So अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि GTV का मतलब क्या है. So ये Q2 रिजल्ट से हमें क्लियरली दिख रहा है कि बिजनेस सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि स्केल के साथ साथ में ऑपरेटिंग लेवरेज भी अनलॉक हो रहा है, जो कि टिपिकल एक प्लेटफॉर्म बिजनेस का कोर वैल्यू होता है, ओके. हम लोग इसके बारे में और आगे समझेंगे, okay. So with this, let's move on to the next slide. So next slide है our strategy. पिछले स्लाइड में हमने देखा कि क्या डिलीवर हुआ, एंड इस स्लाइड में कंपनी हमें बता रही है कि वो कैसे डिलीवर हुआ और वो फ्यूचर में कैसे स्केल करेगा. सो जो लेफ्ट साइड में ड्राइंग बनी हुई है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और वहां पे कंपनी हमें क्या बता रही है, एक ट्रकर की जो पूरी लाइफ साइकिल है, जैसे कि टोलिंग, फ्यूलिंग, ट्रैकिंग, पेमेंट, फाइनेंस, कंपनी पूरे लाइफ साइकिल में प्रेजेंट रहना चाहती है, क्योंकि जब आप पूरे लाइफ साइकिल में बैठ जाते हो तो कस्टमर का चर्न कम हो जाता है एंड मोनेटाइजेशन डीप हो जाता है. इसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर कस्टमर से हमें ज्यादा रेवेन्यू आने लगता है, ओके, एंड चर्न कम होने का मतलब कि कस्टमर छोड़ के नहीं जाता. सो इसीलिए हमने पिछले स्लाइड में, अगर आपको याद होगा, हमने देखा था कि ऐसे यूजर्स जो दो या दो से ज्यादा सर्विस यूज कर रहे हैं, उनका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है. देन अगर हम लोग पहला रो देखेंगे, ऑफरिंग करो, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि क्या क्या फीचर्स कंपनी दे रही है. हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि कंपनी एक पाइपलाइन बना रही है, ओके, जो कि उन्होंने लेफ्ट साइड में बताया कि जो पूरे लाइफ साइकिल है ट्रकर का, उसके लिए वो धीरे धीरे पाइपलाइन क्रिएट करते जा रही है, ताकि आज जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो उनकी सपोज जो हम बात कर रहे थे कि कोर बिजनेस को यूज कर रहे हैं, सो दे कैन ऑल्सो यूज देयर अदर ग्रोथ बिजनेसेस एज वेल, ओके, एंड कंपनी क्रॉस सेल कर सके. इसलिए जनरली कंपनी का एम यही रहता है कि कोई भी कस्टमर सपोज फास्टैग के लिए आया, देन धीरे धीरे क्या वो फ्यूल कार्ड भी यूज कर सकता है क्या, ओके, देन धीरे धीरे क्या वो ट्रैकिंग भी यूज कर सकता है, देन कल को अगर उसको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ी सेकेंड हैंड ट्रक के लिए, वो भी हम ही प्रोवाइड करवाएंगे. सो इसी तरीके से एक कस्टमर से जो एवरेज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो बढ़ता जाएगा. देन जो नेक्स्ट रो है, दैट इज ब्लैक बक प्लेटफॉर्म. वहां पे अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख कस्टमर्स डेली 43 मिनट यूज कर रहे हैं इस ऐप को, ओके. सो इसका मतलब क्या है कि ये नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम जैसा तो ऐप नहीं है कि जो लीजर टाइम में यूज करें, ओके. सो ये जब कंपनी अपना बिजनेस चला रही है, बिजनेस चलाने के लिए ये पर्टिकुलर ऐप यूज कर रही है, ओके. सो इन देयर वर्किंग टाइम, इफ दे आर यूजिंग इट फॉर 43 मिनट्स, इट मीन्स देयर डेली ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन दिस ऐप ओनली, ओके, विच अगेन प्रूव्स और शोज कि ये ऐप कस्टमर के लिए क्रिटिकल बनता जा रहा है. एंड इससे होता क्या है, मतलब बेसिकली इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा आगे. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जस्ट लाइक जोमेटो, स्विगी, ओके, आज उनके कस्टमर्स, क्योंकि कितनी डुओपोली ही हम बोल सकते हैं, दो ही लोग हैं मार्केट में, सेम विथ आवर सिम्स लाइक एयरटेल एंड जियो. सो जब एक बार कस्टमर स्टिकीनेस बन जाती है, जब एक बार कस्टमर इतना डीप आपके इकोसिस्टम में है, कल को सपोज करिए आपकी जो सर्विस फीस है या जो कमीशन है, उसको आपने 2% से 2.5% भी किया, तो भी कस्टमर छोड़ के नहीं जाएगा, ओके. और या चर्न बहुत कम होगा, या बहुत कम लोग ही छोड़ के जाएंगे, क्योंकि वो आपके सिस्टम में इतना डीपली अभी इंटीग्रेट हो गए हैं, एंड दे विल नॉट फाइंड द सिमिलर वैल्यू एल्सवेयर. सो वो प्राइसिंग पावर भी आ जाती है आपको धीरे धीरे. सो यू नो क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों कंपनी इस चीज पे फोकस कर रही है या बता रही है, क्यों इन्होंने आवर स्ट्रेटेजी के अंदर इसको डाला है, क्योंकि they want to show that how their app is getting integrated into daily operations of the company. So
जैसे जैसे वो डेली ऑपरेशन का पार्ट बनता जाएगा, दे विल हैव मोर प्राइसिंग पावर एंड कस्टमर का छोड़ के जाने के चांसेस भी कम होते जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स क्या होते हैं कि जब कंपनी आपको शो कर रही है तो उसके पीछे का मीनिंग क्या है, सिर्फ नंबर्स के तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए, कंपनी हमें क्या बताना चाह रही है। ओके, हमें वो मीनिंग समझना पड़ता है। ओके, देन द थर्ड रो इज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ओके, अब ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, यू कैन सी 80+% डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है। ओके, एंड 10,000 प्लस उनके फिजिकल टच पॉइंट है। सपोज करिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बिजनेस होता, ये फिजिकल टच पॉइंट्स उनके नहीं होते। ओके, फर्स्टली फिजिकल टच पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1-to-1 बेस बना रहता है जो भी ट्रकर्स है या उनकी जो कंप्लेंट्स है, उनके जो इश्यूज है उसके लिए। सो उससे कंपनी को आगे प्लेटफॉर्म ग्रो करने, मतलब किस एवेन्यू में या कोई नया वर्टिकल लाना है उसमें हेल्प मिलती है। ओके, एंड अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा है फिजिकली कस्टमर के पास में, तो उनको एक अश्योरेंस भी रहता है कि चलो मतलब कल को कुछ हुआ, सो दीज पीपल आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, सेकंड, अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचे तो ये भी होता है कि अगर सिर्फ ये प्लेटफॉर्म बिजनेस होता है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता कंपनी का, तो कल को कोई भी उठ के प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर बनाना, एक एप्लीकेशन बनाना है, कोई भी इसको रेप्लिकेट कर सकता था। ओके, लेकिन अगर आपके पास में कस्टमर का टच पॉइंट है, फिजिकल टच पॉइंट्स है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतने सारे टच पॉइंट्स क्रिएट करना इट वोंट बी इजी। एंड अगर आप पहले प्लेयर हो या आप इनिशियल प्लेयर हो, तो आपसे कस्टमर दूसरे के पास में जाएगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ज्यादा आपकी इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड है, प्लस आप उसको वो सब चीजें दे रहे हो। सो इट्स नॉट वेरी इजी फॉर अ कस्टमर टू लीव यू, एंड एक ट्रस्ट बना रहता है। एंड इसके साथ साथ ये भी आपको एक फायदा मिलता है कि एक ऑनबोर्डिंग बहुत तेज हो जाती है। मतलब कि सपोज करो कोई नया ट्रकर या कहीं से, क्योंकि आप ट्रक कम्युनिटी में देखेंगे तो एक बहुत क्लोज कम्युनिटी होती है। ओके, वो लोग एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे पे ट्रस्ट करके बहुत चलते हैं। सो सपोज करिए कल को किसी ट्रक वाले ने किसी को बताया एंड उनको ये प्लेटफॉर्म लॉग इन करना, ऐप डाउनलोड करना, ये सबसे ज्यादा बेटर लगता है कि कोई फिजिकली प्रेजेंट है, दे विल गो टू देम, उनसे बात करी। अब वो जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, दे विल डू ऑल द थिंग्स, एंड देन वंस दे गेट ऑन बोर्डेड, उनकी जर्नी वहां से शुरू हो जाती है। ओके, सो दिस बिकम्स डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट। सो ये पॉइंट एक वो हाईलाइट करता है। ओके, सो आई होप आपको इस पेज का समरी समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना ये है कि ये आर स्ट्रेटेजी के अंदर है। ओके, सो अगर उनकी स्ट्रेटेजी क्या है आगे चलते हुए, सो ये अगर उसके बारे में है तो हमें उस एंगल से सोचना पड़ेगा। सो विद दिस वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज ओवरव्यू ऑफ Q2 FY26। ओके, सो यहाँ पे अगेन कंपनी इज टेलिंग अस द सेम थिंग कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 60% ईयर ऑन ईयर हुआ है। ओके, सो अब हम वो एक लेयर डीप जाके वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से वो रेवेन्यू ग्रोथ है। ओके, नाउ जो कोर बिजनेस है दैट ग्रू 36.68। ओके, सो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि उनका जो कोर बिजनेस है वो धीरे धीरे स्टडी होता जा रहा है। ओके, वो एक कांस्टेंट कैश जनरेशन या एक कांस्टेंट सेल्स आपको लाके देता रहेगा। ओके, एंड इट विल स्केल अप विद द नंबर ऑफ कस्टमर्स ओनली। देन अमंग्स द कोर बिजनेस, उसमें से फ्यूल सेंसर का जो ग्रोथ है वो 55% रहा। ओके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड ये फ्यूल सेंसर का सिर्फ था कि मतलब अगर फ्यूल सेंसर पिछले क्वार्टर में जितना था उसके कंपैरिजन में इस मंथ में जो फ्यूल सेंसर्स है वो कितने परसेंटेज से ग्रो किया। ओके, देन जो सेकंड पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो ग्रोथ बिजनेस है दैट ग्रू बाय 226% ईयर ऑन ईयर एंड 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, सो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो उनके ग्रोथ बिजनेस है या जो उनके रिलेटिवली न्यूअर वर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। ओके, एंड अगर हम और आगे पढ़ते हैं तो स्पेसिफिकली सुपर लोड्स एंड व्हीकल फाइनेंस बिजनेस, एंड उसमें से भी सुपर लोड हैज मेड स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस इन एस्टैब्लिशिंग द प्लेबुक। सो जो सुपर लोड है उसने बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है अमंग्स द ग्रोथ बिजनेस। ओके,
देन अगर हम लोग एक और यहाँ पे लाइन पढ़े तो प्लान टू ऐड 10 न्यू सिटीज ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ। ओके, सो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि आप एक चीज आप ध्यान अगर देंगे तो जो हमने पिछला वीडियो किया था विंटेज कॉफी का, उसमें उन्होंने काफी बातें केपेक्स की करी थी। ओके, केपेक्स मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन, क्योंकि वहां पे फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, फिजिकली चीज थी। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ओके, सो यहाँ पे जो केपेक्स का इक्विवेलेंट है उसको हम लोग यही समझेंगे कि ये कंपनीज कितने कितने न्यूअर सिटीज में जा रही है, कितने न्यू वर्टिकल्स ऐड कर रही है अपने प्रेजेंट इसमें, और उनके वो वर्टिकल्स कैसा काम कर रहे हैं या कैसी ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे उनका अगले 6 मंथ में 10 नए सिटीज में जाने का प्लान है। ओके, सो जो बिजनेस का ग्रोथ का जो विजिबिलिटी है आगे के, वो हमको इसी चीज से आएगी कि क्या जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो हमारी न्यू ग्रोथ वाला जो बिजनेस है क्या वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब ग्रोथ बिजनेस ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं, या कंपनी कोई नए सिटीज में जाके और एक्वायर कर रही है कि नहीं कस्टमर्स को। सो ये सभी चीजें ही हमें ध्यान देनी पड़ेगी। देन एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो एबिटा ग्रोथ है दैट वाज अराउंड 123% ईयर ऑन ईयर। ओके, दिस क्लियरली शोज द ऑपरेटिंग लेवरेज, रेवेन्यू ग्रोथ 60, एबिटा ग्रोथ 123%। ओके, एंड वन मोर थिंग टू सी हियर इज कि जो हमारा एबिटा मार्जिन है वो भी एक्सपैंड किया। ओके, मतलब कि पहले हमारा नेट रेवेन्यू का 19.4% ही था एबिटा, और अभी 31.4 हो गया। ये सब का मैं डॉट अभी नेक्स्ट स्लाइड में या मे बी आफ्टर दैट आई विल कनेक्ट कि क्यों हो रहा है ये सब, क्यों उनको ये सारे एडवांटेजेस मिलते जा रहे हैं। रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट द मैजिक ऑफ अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, सो ये सब उसी से रिलेटेड चीजें हैं। ओके, then the year on year growth of EBITDA was driven by continued delivery of operating leverage led by core business while is calibrating scale up of its investment in new business. Okay, now they are also explaining, हालांकि मुझे इतना फेयर नहीं लगता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करने के लिए, बट दे आर एक्सप्लेनिंग कि क्यों कम हुआ, टू शो कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, EBITDA reduction in comparison to Q1 26 primarily led by doubling down on super load। ओके, सो वो बोल रहे हैं कि जो पिछला जो Q1 था उसमें हमारा जो EBITDA है उससे कम क्यों हुआ, क्योंकि वो लोग सुपर लोड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, मतलब डबल इन्वेस्टमेंट कर दिया ऑलमोस्ट। ओके, वी कैन ऑल्सो सी बिकॉज ऑफ इट द सेल्स ग्रोथ ऑल्सो इंक्रीज्ड, बट दे हैव डबल डाउन द इन्वेस्टमेंट ऑन दैट एज वेल। देन they have expanded their sales team, okay, which is again a good sign, क्योंकि the more the sales team the more the sales they will have। okay, then they have increased the investment in the high growth of sub segment of core business, जैसे कि fuel sensors and also annual salary increments। so वहां पे भी cost गया है। so you see all these are fixed costs। okay, जो भी fixed cost है उसमें increase हुआ है। so with this लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं अगले 2 पेज दोनों को एक साथ कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ लिंकेज है दोनों भी पेजेस के बीच में, दोनों भी स्लाइड्स के बीच में। ओके, सो पहले मैं की केपीआईज के बारे में बताऊंगा, एंड देन वी विल गो टू पीएनएल ओवरव्यू, एंड देन हम लोग एक की कॉन्सेप्ट समझेंगे अबाउट की केपीआईज। सो कंपनी यहाँ पे कुछ की नंबर्स बता रही है। ओके, सो इसमें मोस्ट ऑफ द नंबर्स बेसिकली जो फर्स्ट हाफ के जो नंबर्स है वो हम लोग ने और उसका इंपॉर्टेंस हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। सो आई विल जस्ट गो थ्रू इट। ओके, फर्स्ट वी विल सी एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर्स। सो वही जो कि हर मंथ जो ट्रक ऑपरेटर्स जो यूज कर रहे हैं आपको, वो 13% से बढ़ा। ओके, दिस शोज न्यूअर कस्टमर आर यूजिंग द ऐप। ओके, then monthly transacting users using at least 2 services। so we have seen कि जो 2 सर्विसेज है ऐसे लोग 21% से ग्रो किए। ओके, विच इज अ वेरी बिग मार्जिन। ओके, देन जो टाइम स्पेंट पर यूजर ऑन दी ऐप है वो भी 5% से बढ़ा। ओके, सो दिस शोज कि जो ऐप है वो एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है कस्टमर के डेली ऑपरेशंस का। ओके, देन
ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमने देखा था जीटीवी, दैट ऑल्सो इंक्रीज बाई अराउंड 29%. ओके, सो जो टोटल प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शन हुआ वो 29% से इंक्रीज हुआ है. देन टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स ट्रांजैक्शन की जो जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनका वैल्यू है ये. ओके, सो दैट ऑल्सो इंक्रीज बाई 24.5%. सो ये सारे वैल्यूज हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से बिजनेस एक बहुत ही अच्छे स्पीड से ग्रो कर रहा है. ओके, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कितना रेवेन्यू हमने जनरेट किया ऑपरेशन से. देन नेट रेवेन्यू. ओके, देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंट, देन एबिटा. ओके, सो जस्ट रिमेंबर अबाउट द एबिटा, बाकी चीज हम लोग समझेंगे. So EBITDA, you know, at the end, the profit that company has made, okay, before tax and all the deductions, okay. So that is 123%, okay, that we have already seen. Now let's go to another board where I will explain you what is this contribution margin. Contribution margin क्या होता है और contribution margin क्यों highlight किया है कंपनी ने, and also its percentage. See, just remember here कि contribution margin है that is 40.9%, almost 41%, एंड जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दैट इज 93%. ओके, सो चलिए पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन को समझते हैं. ओके, सो ओके, इसको मैं यहाँ पे सीएम से डिनोट करता हूँ. ओके, सो अगर आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये डिस्कस किया था कि प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट या एक्सपेंस, मतलब कि कंपनी को जो भी कॉस्ट लगा वो प्रोड्यूस करने में, या सर्विस हो या गुड्स हो या कुछ भी चीज़ हो, वो जितना कॉस्ट लगा अगर हम उसको रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है. ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके, देन हमने वहां पे, अगर आपको याद होगा तो ये भी समझा था कि दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल. ओके, दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक ऑफ द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कैसे बनता है. ठीक है, सिंपल. अब ये जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड और वेरिएबल होता है. इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, सपोज करिए आपका जो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय का जो खर्चा है ये फिक्स्ड रहेगा. ठीक है, ये इसका संबंध आपके सेल से नहीं होता है. द सेकेंड पार्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि सपोज करिए जितना जितना आप सेल करते जा रहे हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग पिछले बिजनेस का, विच वॉज विंटेज कॉफी. तो विंटेज कॉफी को अगर कॉफी प्रोड्यूस करना है, अगर फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको जो कॉफी बीन्स है, ग्रीन कॉफी जो बीन्स है वो प्रोक्योर करना पड़ेगा. ठीक है, आपको याद होगा तो उनका जो मार्जिन है वो फ्लक्चुएट इसीलिए होने के चांसेस रहते थे, बिकॉज क्योंकि वो जो ग्रीन कॉफी का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता था. ठीक है, सो वो जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा. राइट, कि सपोज उन्होंने 10 यूनिट सेल करी तो उनको 10 यूनिट कॉफ़ी बीन के भी लाने पड़ेंगे, अब वो जिस भी कॉस्ट पे आए. ठीक है, तो वो होता है वेरिएबल कॉस्ट. ऐसा कॉस्ट जो सेल्स के ऊपर जाने के साथ में ऊपर जाता है. ठीक है, सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. यहां तक क्लियर है. ठीक है, नाउ ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं इसको. ओके, यस. सो ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है ये बस इन दोनों के बीच का एक स्टेप होता है. ठीक है, सपोज करिए मैंने रेवेन्यू में से सिर्फ पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाला, ये मेरा बन गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन. ठीक है, देन मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दूंगा, तो ये मेरा बन गया फाइनल प्रॉफिट. ओके, सो नाउ this profit, okay, and this profit are same. Okay,
आई होप ये क्लियर है आपको, ये समझ में आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज होती है और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है इसका, हम वो समझते हैं। सो चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल इनके वैल्यूज का ही लेते हैं। सो इफ यू सी, यहाँ पे नेट रेवेन्यू है 135, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 126, ओके, एंड एडजस्टेड एबिटा है 42, ठीक। सो व्हाट डज दैट मीन, जो मेरा रेवेन्यू है, लेट्स अज्यूम इट टू बी 136, ठीक है, जो यहाँ पे हमने ऊपर वैल्यू है उसके हिसाब से रेवेन्यू 136 है, ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को मैं वीसी लिख रहा हूँ, इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बताया हमको, 126, ठीक। इसको थोड़ा एक ओके, यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बताया, 126, ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। सो अगर हम लोग बेसिक मैथ करें, हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना निकल के आता है, 10 CR। सो आप ये समझिए कि मुझे 135 CR का बिजनेस करने के लिए सिर्फ 10 CR वेरिएबल कॉस्ट लगा, ठीक है, विच इज वेरी वेरी लो, ठीक। एक साइड में एग्जांपल देता हूं मैं आपको विंटेज कॉफी का। अगर मैं 10 CR का, अगर मैं सपोज करो 100 CR का वहां पे बिजनेस कर रहा हूं, हाँ, मुझे ऑलमोस्ट 50 to 60% वेरिएबल कॉस्ट होता है, ओके। व्हाट आई मीन इज कि 50 से 60% जो कॉस्ट है वो मेरा बीन्स, कॉफी बीन्स को लाने में लगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये डिफरेंस कितना है, वहां पे मुझको 50% ऑफ माई कॉस्ट इज गोइंग इनटू वेरिएबल कॉस्ट, और जैसे मेरा सेल बढ़ेगा वो रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप रेशियो देखिए, इसीलिए यहाँ पे जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन बोला दैट इज 93%, मतलब कि मुझे सेल करने के लिए कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रहा है, विच इज द मैजिक ऑफ दिस बिजनेस, ओके। यही मैजिक के बारे में जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है। अब इसका रीजन क्या है, ओके, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है तो क्या होता है कि आपका प्लेटफॉर्म और टेक तो बिल्ड हो गया, ठीक। अब इसमें कोई रिकरिंग आपका कुछ भी कॉस्ट नहीं रहेगा, जैसे जैसे आप स्केल करते जाओगे आप सिर्फ ऑनबोर्ड करते जाओगे आपके कस्टमर्स को। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बीन्स का था कि आपको अगर एक पैकेट सेल करना है तो आपको उतना प्रोपोर्शन में कॉफी बीन्स खरीदनी पड़ेगी, वैसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक बार मेरा टेक बिल्ड हो गया और अब बस मुझे जैसे जैसे मेरा सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा जो प्रॉफिट का परसेंट है ना वो ऊपर जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो मेरा सेल बढ़ा लेकिन मेरा कॉस्ट उतना ही रहा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, हम लोग ये मान के चलते हैं। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बहुत कम ही बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, ठीक है। इनके इनके इसमें जो फिक्स कॉस्ट होता है वो जो हर ट्रांजैक्शन में, जैसे कि जो छोटा कोई प्लेटफॉर्म फीस, या अगर सपोज करिए वो कोई कहीं सैस यूज कर रहे हैं तो वो जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं सिर्फ उसका एक मिनिमल कॉस्ट जो है बस वही उनको कॉन्स्टेंटली वेरिएबल जैसे वो स्केल करेंगे तो वो रहेगा, बट दैट कॉस्ट इज वेरी नेग्लिजिबल। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इट इज जस्ट नाउ 10 CR फॉर अ सेल ऑफ 136 CR, ठीक। सो इसीलिए यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज 93%, ओके। नाउ ये 10 CR जो है, नाउ जो हम लोग इनका ये जो एबिटा जो हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू जो अब बचा मीन्स 126 माइनस जो भी कुछ रहेगा अभी। सो अगर मैं प्रॉफिट यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज वी नो दैट इट इज 43 CR, ओके। सो इट विल बी नाउ 126, मतलब कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसमें से अगर मैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दूं, इसको मैं FC लिखता हूं, तो मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक। नाउ यू कैन डू द सिंपल कैलकुलेशन, तो आपको फिक्स कॉस्ट आपका पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये हाईलाइट क्यों करते हैं कंपनीज कि वो बताते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो इतना एफिशिएंट है कि 93% ऑफ द रेवेन्यू हमारा सेव हो गया, और उसमें से आपका मिनिमल जो फिक्स कॉस्ट है आप वो निकालिए एंड देन यू विल गेट योर प्रॉफिट। सो नाउ चलिए एक एग्जांपल लेते हैं अगेन। कल को मैंने और 100 करोड़ का बिजनेस किया, सपोज दिस नेट रेवेन्यू बिकम्स 236, ओके।
तब भी आप लोग देखेंगे कि ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो उसका परसेंटेज, अभी तो देखिए आप, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन का परसेंट भी बढ़ा है वैसे तो Q2 वर्सेस Q2 में, ओके, एंड ये 93-94% ही रहेगा, ठीक है। अगर ये 93-94% रहेगा तो जो मेरा एंड फिक्स कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं सेम रहे, तो नाउ यू कैन इमेजिन कि आपका प्रॉफिट कितना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया, ओके। क्योंकि मेरा क्योंकि मेरा फिक्स कॉस्ट सेम है, वेरिएबल कॉस्ट भी बहुत कम ही लगा मुझे, ठीक है। सो देन दैट ऑपरेटिंग लेवरेज किक्स इन, ऑपरेटिंग लेवरेज और मिलेगा मुझे, ठीक है। सो यहां पे भी आप देखिए नेट रेवेन्यू 37, बट ऑपरेटिंग लेवरेज इज लाइक कितना, डबल और ट्रिपल हो गया है, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म बिजनेसेस कि विद द इंक्रीमेंट इन योर सेल्स आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ता है या बहुत कम बढ़ता है, जिसके कारण आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भयानक तरीके से मिलता जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। एंड क्यों कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे बताती है कंपनी या प्लेटफॉर्म कंपनी स्पेसिफिकली क्यों बताती है, वो इसी रीज़न से बताती है कि हमने इतने एफिशिएंटली अपना धंधा किया कि उसमें से 93% हमारा जो पैसा है वो बच गया, अब उसमें से सिर्फ हमें फिक्स कॉस्ट निकाल के हमारा प्रॉफिट आ गया, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू P&L ओवरव्यू। अगर हम लोग यहाँ पे P&L ओवरव्यू अगर हम लोग देखते हैं, सो इट इज नाउ यू कैन सी जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज टोटल इनकम, ओके, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड देन नेट रेवेन्यू, ठीक। सो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है उसके अगेन दो पार्ट हैं विच इज कोर एंड ग्रोथ। सो यू कैन सी दिस इज द कोर, जो कोर बिजनेस है उनका उससे जो रेवेन्यू आया दैट इज 123 CR, एंड जो ग्रोथ बिजनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 20 CR का बिजनेस किया विच कंट्रीब्यूट्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ 151, ठीक है। जस्ट आप, आई नो एक बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है सभी को दैट इज बिटवीन कि ये टोटल इनकम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है एंड नेट रेवेन्यू क्या है, क्योंकि ये काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें ही हमें दिख रही हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट, बट जस्ट यहाँ पे आप जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आप देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है विच इज 123%। सो यू सी ये लोग क्यों अपने कोर बिजनेस को ऐसा सेग्रीगेट करके रखा है, सो बिकॉज द chunk of their revenue is coming from their core business right now, okay, but जैसा कि हमने पहले स्लाइड में भी देखा था कि जो ग्रोथ बिजनेस है that is jump from 8.5 CR to 28 CR which is a 226% increase। so अगर ये इसी परसेंट से इंक्रीज करता रहा तो ग्रोथ बिजनेस भी बहुत बड़ा ड्राइवर बन जाएगा हमारे रेवेन्यू का, ठीक है। एंड कोर बिजनेस तो एक कांस्टेंट पेस से ग्रो कर ही रहा है विच इज ऑल्सो एट अ गुड पेस, ठीक है। एंड विथ मोर कस्टमर्स दिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। देन इसमें से नेट रेवेन्यू हमारा हो गया 135 CR, ठीक। तो चलिए पहले यहां तक ये तीन को समझ लेते हैं। टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम वो होता है, ओके, सो यहाँ पे मैंने आई गेस क्लियरली लिख दिया है। सो ये देखिए ये 167 है, ओके, उससे डिड्यूस हुआ, उससे कुछ चीज रिड्यूस हुई तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बना, एंड इससे कुछ रिड्यूस हुआ तो वो नेट रेवेन्यू बना, ठीक है, ये क्लियर है। सो हम लोग ये इसी ऑर्डर में समझेंगे। जो टोटल इनकम जो है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है प्लस अदर इनकम, ओके। अदर इनकम मतलब कि कुछ उनको कहीं पे एक्स्ट्रा इनकम हुई, जैसे कि कहीं पे इंटरेस्ट मिला उनको, या कहीं से कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी से उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू आया, बट वो उनका ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ उनका, ठीक है, दैट इज फ्रॉम सम अदर सोर्सेस। सो इसलिए वो एक अदर सोर्सेज में आ गया। सो हालांकि टोटल इनकम है वो कंपनी का, लेकिन वो उन्होंने अपने रेवेन्यू मतलब अपने धंधे से जनरेट नहीं किया, ओके, इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सम थिंग्स। सो ये हो गया। सो मतलब बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है,
टोटल इनकम में से अगर मैं मेरा अदर इनकम निकाल दूं तो मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाता है कि जो मैंने ऑपरेशंस के, जो मैंने एक्चुअली में धंधा किया, ठीक है, उसमें से मुझे टोटल इतना आया, मीन्स 151 सीआर आया। ठीक, देन बाइफर्केशन का हमने देख लिया और उसके बारे में हमने समझ लिया। देन नेट रेवेन्यू क्या हुआ, इसको मैं RO बोल देता हूं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस पास ऑन रेवेन्यू बोल देता हूं मैं, ठीक है, पास ऑन रेवेन्यू। मतलब कि जब आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे होते हो उसमें से कुछ जो पोर्शन है वो आपको गवर्नमेंट को देना है, ठीक है, क्योंकि आप सर्विसेज, क्योंकि आप उनकी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, कोई थर्ड पार्टी चार्जेस है, ओके, वो देना है आपको। सो वो सब चीजें, वो ऐसा रेवेन्यू जो आपके पास नहीं रहेगा, आपको आगे पास ऑन करना है, मतलब आपको निकाल के देना है। दैट इज द पास ऑन रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से वैसी सारी रेवेन्यू निकाल देते हैं, वैसी सारी चीजें निकाल देते हैं जो कि हमें आगे देना है, हमें पास ऑन करना है जो जो भी रेवेन्यू, तो हमें नेट रेवेन्यू मिल जाता है, ठीक है। सो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने जो की केपीआई है उसमें अपना नेट रेवेन्यू बताया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अच्छे से बाइफर्केशन दिया है, बट द अल्टीमेट थिंग इज द नेट रेवेन्यू, ठीक। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। देन नेट रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट, सी वी आर अगेन कमिंग बैक टू, अब यहाँ पे आप समझेंगे कि जो वेरिएबल कॉस्ट को ही हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, दे बोथ आर द सेम थिंग। वो सिर्फ 9.31 सीआर लगा, मतलब मुझे 135 सीआर का बिजनेस करने के लिए सिर्फ 9 सीआर का पैसा डालना पड़ा, या मुझे पैसा लगा, ठीक है, विच इज ओनली 3%, ठीक। मतलब कि मेरा जो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ 3% से इंक्रीज हुआ, वहीं पे मेरा जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ वो 37% से हुआ। एंड क्योंकि सिर्फ ये 3% से इंक्रीज हुआ, मेरा जो एबिटा मार्जिन है, यू कैन सी 123% से इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो अगेन जो हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा नेट रेवेन्यू है, सॉरी यहाँ नेट रेवेन्यू है, नेट रेवेन्यू में से अगर हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट निकाल देते हैं, सो वी विल गेट आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो कि यहाँ पे बताया गया है, सेम इज द वैल्यू। एंड देन कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, तो वो वही बता रहा है कि इसका कितना परसेंट है ये, ठीक। सो 93%। देन द टोटल एक्सपेंस, सो नाउ दिस टोटल एक्सपेंस इज द फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है वो ये है, ओके। सो लेट मी ब्रिंग आउट द पेंसिल, ओके। सो हमारा नेट रेवेन्यू ये हो गया, हमारा वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया, हमारा फिक्स कॉस्ट ये हो गया। सो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो इतना आ गया। सो इफ यू दिस माइनस दिस अगर आप करेंगे, सो यू विल गेट दिस वैल्यू, ओके। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखेंगे तो इट इज 29, ओके, विच वॉज अर्लियर -269। सो यू सी, जो मैंने पहले भी बात करी थी कि एक टर्न अराउंड स्टोरी, आपने कई बार सुना होगा कि टर्न अराउंड स्टोरी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। टर्न अराउंड स्टोरी वही होती है जहां पे आपका जो प्रॉफिट है दैट इज कमिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। देन वो सिमिलर पेस से ग्रो करके वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी को काफी बढ़ाएगा, ठीक है। सो यस, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि आपको अगर इसमें समझ में आया तो आपको अभी भी जब आप प्लेटफॉर्म कंपनीज को इवेल्युएट करेंगे तो आप ये सारे मैट्रिक्स उसमें डाल के भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस लेट्स सी वन लास्ट थिंग, दैट व्हाट द कंपनी इज थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, ओके। बस वो देखते हैं एंड देन वी विल एंड दिस वीडियो। देन द लास्ट स्लाइड दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज वीडियो इज अबाउट थिंकिंग अहेड, मतलब कि कंपनी का आगे का प्लान्स क्या है और कंपनी किस तरीके से ग्रो करने का सोच रही है। सो अभी तक हमने देखा कि क्या क्या डिलीवर हुआ है एंड कैसे डिलीवर हुआ है। ये स्लाइड हमें बताती है कि कंपनी का जो फोकस है, आने वाला फोकस है, वो कहाँ पर है और वो अपना पैसा कहाँ पे लगाएगी, ओके। सो दिस इज काइंड ऑफ जो हम लोग केपेक्स बोलते हैं वो, या एक टाइप का गाइडेंस जो कंपनी दे रही है कि हाँ हम लोग इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। एंड
जो भी कुछ रिस्क है उनके बिजनेस में उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, ओके, एंड अपना रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने कोर बिजनेस और ग्रोथ बिजनेस दोनों को अलग अलग रखा है, ओके। सो ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि कंपनी के पास में दो इंजन्स हैं, ओके। उनकी गाड़ी चलाने के लिए दो अलग अलग टाइप के इंजन्स हैं जिनको वो दो अलग तरीके से फोकस कर रही है, ओके, इंडिपेंडेंटली फोकस कर रही है, ओके। जो कोर बिजनेस है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, एंड जो ग्रोथ बिजनेस है उसको कैसे इतनी जल्दी स्केल किया जाए कि वो कोर बिजनेस के साथ में आ जाए, ठीक है। देन मैनेजमेंट वही बोल रहा है कि जो उनका कोर बिजनेस है उसमें वो लोग और कंटिन्यू करेंगे कि मार्केट कैप्चर करते रहें, ओके। सो वो एक कंटिन्यूसली पेस से ग्रो कर रहा है, उस पेस से ग्रो करने के लिए दे विल नीड द न्यू एंड न्यूअर कस्टमर्स, सो वो इंक्रीज होता रहेगा। एंड जो कि टेलविंड है, ओके, टेलविंड मतलब कि जो अभी सरकार के तरफ से पुश है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश एंड जो डेवलपिंग नेशन का एक जो पुश है उसको ये लोग और कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ओके। देन थ्रू देयर कोर बिजनेस दे विल बी फोकसिंग ऑन जनरेटिंग द ऑपरेटिंग लेवरेज बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो वो अभी जो हमने पूरा मैट्रिक समझा कि जैसे अब जैसे ये सेल्स बढ़ता जाएगा, ओके, उनका वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहेगा एंड जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो उनको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज देयर स्ट्रेटेजी राइट नाउ। जो ग्रोथ बिजनेस है उसमें दे आर थिंकिंग ऑफ एग्रेसिवली स्केलिंग अप ऑफ सुपर लोड्स, ओके। सो आपने जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले स्लाइड में कि जो सुपर लोड्स है उसका बहुत बड़ा मार्जिन था ग्रोथ बिजनेस का परसेंट को ऊपर करने में, ठीक है। सो दे विल मोर एग्रेसिवली फोकस ऑन द सुपर लोड। मतलब अब ऐसा समझ लीजिए कि जो सुपर लोड एक उन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट हैज बिकम सक्सेसफुल, नाउ दे वांट टू ब्रिंग दैट सुपर लोड इनटू द कोर बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, ओके। सो वो एक रेवेन्यू जनरेट करता रहे और फ्यूचर में ऐड करे जो हमारा अभी प्रेजेंट कोर बिजनेस है उसके रेवेन्यू में, ठीक है। देन जो उनका लोड्स बिजनेस है दे विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट एज वेल। Then they are saying that they will also focus on the vehicle financing, okay। So जो vehicle financing वाला जो branch है under the growth business they will try to scale that up with the help of partners। so वही लाइन उन्होंने नीचे भी लिखी हुई है कि with core business continue to compound on profitability, ramping up investment in new businesses। so जो हमारा core business है वो अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा, ओके, क्योंकि वो सेट हो चुका है, फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही है, वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगी, जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। देन जो ग्रोथ बिजनेस है उनको देन कोर बिजनेस की तरफ लेके जाना, दैट इज देयर फोकस नाउ। सो रैम्पिंग अप द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू बिजनेस मीन्स द ग्रोथ बिजनेसेस। सो आई होप आपको ब्लैकबक के क्वार्टरली अपडेट के बारे में अभी पूरी क्लैरिटी आ गई होगी, ओके। सो हमने जैसे पहले बिजनेस मॉडल देखा, देन हमने मार्केट स्कोप को समझा जो कि आज के वीडियो में था, एंड देन हमने जो उनका क्वार्टरली अपडेट है वो भी देख लिया। देन नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड द कॉन कॉल एंड देन वी विल ट्राई टू जज द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी, ओके। सो वही जैसे मैंने बोला कि हमने अभी तक कंपनी का पास्ट एंड देन थोड़ा प्रेजेंट मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है दैट शोज अबाउट द नियर प्रेजेंट सिनेरियो, ओके। सो अब जो हम कॉन कॉल पढ़ेंगे उसमें हमें जो फ्यूचर का पिक्चर है वो क्लियर होगा। सो अगर ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं सेम लाइन में देन वी कैन सेफली अज्यूम दैट दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट इन, ठीक है। सो इनका पास्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रेजेंट भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एंड जितना अभी तक हमने क्वार्टरली अपडेट्स में पढ़ा उससे इनका फ्यूचर भी कई हद तक हमें अच्छा दिख रहा है, ओके। नाउ जब हम कॉन कॉल रीड करेंगे तो हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है, ओके, बट सी मैं ऐसा क्यों समझाता हूँ क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में जो भी चीज़ें हैं वो बता दूँ। मेरा फोकस ये है कि आप किस तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ जिस तरीके से मैं समझा हूँ, ठीक है। कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, किस चीज़ को पढ़ के क्या इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि आई नो आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे वो क्रक्स दे देते हैं एंड दैट इज़ अ गुड पार्ट क्योंकि वो लोगों को सुनने के लिए समझने के लिए ईजी होता है, लेकिन जिसको लर्न करना है उसको काफ़ी सारी चीज़ें स्किप हो जाती है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है सब चीज़ें समझने के लिए। इसलिए मैं हर एक पॉइंट को जो मुझे डिफ़िकल्टी गई समझने में उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। सो विद दिस आई विल एंड माई वीडियो। आई होप आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। इफ़ सो प्लीज़ लाइक द वीडियो
शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट करिए। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि जो छूट गया है, वो आप कमेंट करेंगे, सो आई विल गेट टू नो कि हाँ, ये पॉइंट रह गया था, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, सो आई विल मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो अगेन, like, share, subscribe and comment. Thank you.